अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से, लिबनान के ताल्लुक़ से, इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है कि क्या इसराइल ईरान पर हमला कर देगा। इस ताल्लुक़ से भी कई ख़बरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही मलऊन और गुस्ताख यती नरसिम्हा महानंद के ताल्लुक़ से भी एक ख़बर सामने आ रही है। उस ख़बर के ताल्लुक़ से क्या हक़ाइक़ हैं, क्या सच्चाई है, वो आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, तमाम ख़बरों के लिए देखते रहिए ख़बरनामा। गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। वस्ती गज़ा में एक स्कूल और मस्जिद को भी साहयूनी काबिज़ फ़ौज ने निशाना बनाया है, जिसमें 24 फ़लस्तीनी शहीद और 93 ज़ख्मी हैं। और अब इसराइली फ़ौज ने शुमाली गज़ा के एक बड़े इलाके को खाली कराने का हुक्म भी जारी किया है और वहाँ पनाह लिए हुए लोगों को उससे ज़्यादा पुरहुजूम इलाके यानी कि अल-मवासी कैम्प की तरफ जाने का हुक्म दिया गया है। और दावा इसराइल की तरफ से ये किया जा रहा है कि शुमाली गज़ा में हमास सरगर्म है, इसलिए यहाँ बग़ैर किसी पेशगी वार्निंग के हमले किए जाएंगे, इसलिए आप वहाँ से निकल जाइए। वहीं गज़ा जंग को 1 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को 1 साल मुकम्मल होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं और जंग ख़त्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। इसी दौरान हमास क़यादत का साफ यही कहना है, गज़ा में जारी जारहियत रोकने, गज़ा की पट्टी से मुकम्मल इनखिला, क्रॉसिंग खोलने, मुहासरा तोड़ने, गज़ा की तामीर नौ और क़ैदियों के तबादले के ठोस मुआहदे के हुसूल के लिए हमारे मुतालबात हतमी हैं। उनमें से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हुई तो दुश्मन के साथ कोई डील नहीं की जाएगी। इसी दरमियान जंगबंदी को लेकर दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। अब 7 अक्टूबर को गज़ा जंग की बरसी पर दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 7 अक्टूबर यानी कि कल दुनिया भर में बड़े मुजाहरे मुतवक्के हैं। रूम में पाबंदियों के बावजूद हज़ारों अफराद ने पुरअमन तरीक़े से मुज़ाहरा किया है। लंदन में भी हज़ारों अफराद पुलिस की मौजूदगी के दरमियान रसल स्क्वायर पर जमा हुए, वहाँ उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराया। और जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में भी सैकड़ों अफराद ने फ़लस्तीन और लिबनानी परचम लहराकर और नस्लकुशी बंद करो के नारे लगाकर पुरअमन मुज़ाहरा किया है। वहीं 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन के हामी मुज़ाहरीन ने वाशिंगटन, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर और अमेरिका के कई दूसरे शहरों के साथ साथ डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान समेत दुनिया के दीगर हिस्सों में भी रैलियों में शामिल होने का मंसूबा बनाया है। गज़ा में मचाई जा रही तबाही के दौरान अब इजराइल का दूसरा निशाना लिबनान है। हसन नसरुल्लाह और दीगर हिजबुल्लाह लीडरों को निशाना बनाने के नाम पर बैरूत में जिस कदर बमबारी की गई वो सभी ने देख लिया। और उसके बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन, जो कि मुमकिना तौर पर नए हिजबुल्लाह चीफ बनने वाले थे, उन्हें भी बमबारी के ज़रिए मार गिराने का इसराइल ने दावा किया है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनसे जुमे के रोज़ से हिजबुल्लाह की क़यादत का राब्ता मुनक़ते हो चुका है। इसका मतलब साफ है, या तो वो उन हमलों की वजह से फंसे हुए हैं या मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की क़यादत के ख़ात्मे के बाद भी लिबनान में इसराइली हमले जारी हैं। कल लिबनान में इसराइली हमलों की एक और खौफनाक रात गुजर गई। कल रात बैरूत में शदीद बमबारी की गई है। इसराइली फ़ज़ाइया ने हरीरी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का फ़ज़ाई हमलों से मुहासरा कर रखा है। हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली सड़कों पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी दीवार पर हमला किया गया है। ताहम कहा जा रहा है कि परवाज़ें अब भी वहाँ उतर पा रही हैं, लेकिन इस तरह से इसराइल बैरूत को टारगेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर उसे रोका नहीं गया तो लिबनान कुछ ही वक्त में दूसरा गज़ा बन जाएगा। वहीं लिबनान से इसराइल की तरफ मिज़ाइल दागे जा रहे हैं, जिसमें से कुछ मिज़ाइलों को इसराइली दिफाई निज़ाम ने मार गिराया है। बल्कि हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने कई इसराइली फ़ौजियों को रॉकेटों से निशाना भी बनाया है, जिसमें कई हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह का दावा हिजबुल्लाह की जानिब से किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि 1 अक्टूबर को आप सभी को मालूम है कि इसराइल पर ईरान ने 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर उनके गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। अब इसराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट और एनर्जी टारगेट्स को निशाना बनाना चाहता है। अभी एक बड़ा दावा इसराइली सरकारी खबरसां एजेंसी ने किया है। उसका दावा है कि इसराइल ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान, लिबनान और गज़ा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस दौरान इसराइल के फ़ौजी सरबराह ने एक बार फिर ईरान के बहाने
پورے مشرق وسطیٰ کو للکارتے ہوئے کہا کہ خطے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جسے اسرائیل نشانہ نہیں بنا سکتا. یعنی صاف طور پر اسرائیل اب ان عرب ممالک کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی تو پھر آپ کا انجام بھی برا ہوگا. وہیں اسرائیل ایران پر کس طرح کی کارروائی کرے گا، اس سلسلے میں بات چیت کے لیے امریکی فوجی سربراہ اسرائیل پہنچ چکے ہیں. اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کے اتحادی اس حملے میں اس کا ساتھ دیں. اسرائیلی فوج بھلے ہی ایران پر انتہائی سنگین جوابی حملے کی بات کر رہی ہو، مگر ایران کے رخ کو دیکھتے ہوئے اس بات کی امید ہے کہ وہ محتاط رویہ اختیار کرے گا. اور امریکہ نے بھی نتائج کے اندیشوں کے پیش نظر اس کی مخالفت کی ہے. جو بائیڈن نے اسرائیل کو نیوکلیئر پلانٹ کے بجائے متبادل حملوں کی تجویز پیش کی ہے، لیکن اس کا جواب اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیل جو بائیڈن کی باتوں کو اب اہمیت دینا ہی نہیں چاہتا. اسرائیل کا خیال ہے کہ یہ اس کی بے عزتی ہوگی کہ اگر وہ ان حملوں کا جواب نہیں دے گا. بہرحال بڑے حملے کی تیاری چل رہی ہے، اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں. اس طریقے سے اسرائیل پر جنگی جنون سوار ہے. اب اس کو لے کر اس کے اتحادی بھی پریشان ہیں. نتن یاہو کی اس جنگ سے اب اس کے اتحادی تنگ آ چکے ہیں. وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ جنگ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی کرسی بچانے کی جنگ ہے، جن میں وہ اپنا پیسہ جھونک رہے ہیں. اب گزشتہ روز فرانسیسی صدر نے کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار روکنے پر غور کر رہے ہیں، اور دوسرے ممالک سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں ہتھیاروں کی سپلائی روک دیں. ساتھ ہی فرانس نے غزہ جنگ کا سیاسی حل تلاش کرنے پر بھی زور دیا. اس پر جنگی مجرم نتن یاہو چراغپا ہو گیا ہے اور اسے شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام مہذب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے. وہ فرانس کی مدد کے بغیر بھی جنگ جیت سکتے ہیں. اس طرح کا بیان نتن یاہو نے کل دیا، اور دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ ایک طرح سے معافی نامہ فرانس کی طرف سے جاری کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ فرانس اسرائیل کا کٹر دوست ہے اور اسرائیل کی سلامتی کی حمایت کرتا رہے گا. یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایران یا اس کے حامی اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو فرانس ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد ملعون مہنت نرسمہانند کے خلاف پورے ملک کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے جگہ جگہ احتجاج بھی کیے گئے ہیں، اور پولیس تھانے میں FIR بھی درج کرائی گئی ہے اور شکایتیں بھی درج کرائی جا رہی ہیں. اور جس طریقے سے احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے، اس کے بعد UP پولیس نے یتی نرسمہانند کو حراست میں لے لیا ہے، لیکن اس کی گرفتاری کی تصدیق اب تک نہیں ہوئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس کی جان کو خطرے کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے، یعنی کہ جو اسے حراست میں لیا گیا ہے اس کی حفاظت کے لیے اسے حراست میں لیا گیا ہے. گزشتہ شب غازی آباد میں ڈاسنا مندر کے سامنے مسلمانوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا تھا. مسلمانوں نے مندر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور پرامن انداز میں مطالبہ کر رہے تھے کہ گستاخی کے مرتکب اس ملعون کو فوراً گرفتار کیا جائے. مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو بغیر کسی بینر اور بغیر کسی اطلاع کے سڑکوں پر دیکھ کر پولیس کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے. اس نے فوراً مندر میں پہنچ کر نرسمہانند کو حراست میں لیا اور پولیس لائنز لے گئی، جہاں اسے حفاظت سے رکھا گیا ہے. پولیس نے یتی نرسمہانند کو حراست میں لے کر پولیس لائن میں بٹھا رکھا ہے. تاہم اسے باضابطہ گرفتار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اسے گرفتار کیا جاتا تو پولیس اسے عدالت میں پیش کرتی اور ممکنہ طور پر اس کے ریمانڈ کا مطالبہ اسے کرنا پڑتا. اسے لگتا ہے کہ پولیس نے نرسمہانند کو مسلمانوں کے عتاب سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. دریں اثنا اسلام نہاد مہنت کے خلاف ملک بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ ہے. ملک کی کئی ریاستوں میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، اور مہاراشٹر کے امراوتی میں کل رات مسلمان FIR درج کرانے کے لیے پہنچے تھے، لیکن FIR کیا درج ہوتی، پولیس کے رویے سے مقامی لوگ مشتعل ہو گئے، جس کے بعد پتھراؤ کا واقعہ بھی پیش آیا، جس میں پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی خبریں. پولیس نے سینکڑوں افراد کے خلاف اب معاملہ درج کیا ہے، جن میں سے 27 افراد کی شناخت کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے. پولیس کے مطابق یہ 27 افراد وہ تھے جو وفد کی شکل میں پولیس سے بات کرنے پولیس اسٹیشن کے اندر گئے ہوئے تھے. اب انہی کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کر دی. ہماچل پردیش میں شملہ واقع سنجولی مسجد تنازع پر کمشنر کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا ہے. عدالت نے مسجد میں ہوئی ناجائز تعمیرات کو توڑنے کا حکم دیا ہے. میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کورٹ میں ہفتے کے روز اس معاملے میں سماعت ہوئی اور طویل بحث کے بعد سنجولی مسجد کی اوپری 3 منزلوں کو 2 ماہ کے اندر منہدم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے مہاراشٹر کے 3 مختلف اضلاع میں چھاپے مار کر
कम से कम 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। कार्रवाई आधी रात को शुरू की गई और तवील पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक NIA और ATS ने जिन मकामात पर कार्रवाई की उनकी तफसीलात को मख्फी रखा गया है। मीडिया के बार बार पूछने पर भी अफसरान ने नहीं बताया कि क्या उन लोगों के पास से कोई लिटरेचर या फिर कोई और चीज़ उनके पास से बरामद हुई है। क्या पुलिस ने उन लोगों के पास से कोई सामान जब्त किया है, इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन NIA की टीम या मकामी पुलिस किसी भी तरह मीडिया से बात करने पर आमादा नहीं थी। अलबत्ता ज़राए का कहना है कि उन लोगों पर दहशतगर्दों की मदद करने और कश्मीरी दहशतगर्दों से राब्ते में होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है, लेकिन किस तरह और किस हैसियत से ये बात नहीं बताई गई है। फ़िलहाल NIA ने कोई ऐलान भी नहीं किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है और एग्ज़िट पोल्स जो है वो अब आ चुके हैं। एग्ज़िट पोल्स की अगर बात करें तो कांग्रेस को BJP से आगे दिखाया गया है। हरियाणा के एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस BJP से आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की फतह की पेशनगोई की गई। हरियाणा में कल वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ था और जम्मू कश्मीर में 18, 25 और 1 अक्टूबर को 3 मरहलों में इंतखाबी अमल मुकम्मल किया गया था। उन दोनों रियासतों में मंगल को वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और जम्मू कश्मीर में कुल 90 असम्बली की नशिस्तों में से इक़्तिदार पर काबिज़ होने के लिए 46 नशिस्तें दरकार होंगी। दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, सी वोटर्स ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद को आगे दिखाया है, जिसके तहत उन्हें 40 से 48 सीटें और BJP को तकरीबन 27 से 32 सीटें मिलने की पेशनगोई की गई है। हरियाणा असम्बली में कुल 90 नशिस्तें हैं, जबकि अक्सरियत हासिल करने के लिए वहाँ 46 सीटें दरकार होती है। एग्ज़िट पोल्स में कांग्रेस की वापसी की पेशनगोई की गई है। वैसे आपको बता दें कि एग्ज़िट पोल्स पर एतमाद नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमने लोकसभा इंतखाबात में देख लिया है कि एग्ज़िट पोल्स बता रहे थे कि मोदी हुकूमत 400 पार कर जाएगी, लेकिन उनका हाल क्या हुआ सभी ने देख लिया। यही नहीं बल्कि असम्बली इंतखाबात में भी कई मरतबा एग्ज़िट पोल्स मुकम्मल तौर पर गलत भी साबित हो चुके हैं। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।